हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे और आज के वीडियो से प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोनाउन के जो जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है अलग अलग चैप्टर में दिए हुए हैं बुक में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन में जो हमारा पहला टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, व्हाट आर प्रोनाउंस। तो देखिए प्रोनाउंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहां पर हमने एक सेंटेंस लिया, सेंटेंस है रवि इज एब्सेंट टुडे बिकॉज रवि इज इल। अब यहां पर देखिए रवि के बारे में हम दो सेंटेंसेस बोल रहे हैं। यहां पर रवि के बारे में दो बात हम बोल रहे हैं। पहला तो ये कि रवि आज एब्सेंट है और दूसरा ये है कि रवि जो है क्यों एब्सेंट है, क्योंकि वह बीमार है। तो एक चीज आपने यहां पर नोटिस किया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रवि के बारे में बात कर रहे हैं। रवि क्या एक नाउन है और फिर से जब हमने दोबारा इसी के बारे में बात किया, इसी के बारे में चर्चा किया, तो फिर से हमने नाउन को रिपीट किया। जबकि इंग्लिश में नाउन को बार बार रिपीट करना अपने आप में एक क्राइम होता है। नाउन को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। देखिए नाउन को नहीं रिपीट करने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि नाउन का मतलब किसी का नेम, और किसी का नेम एक शब्द का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नेम में 2 वर्ड, 3 वर्ड या 4 वर्ड भी लगे होते हैं, कभी कभी इससे भी ज़्यादा वर्ड्स के नेम होते हैं। तो आप अगर किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बातें आप बोल रहे हो, उसके बारे में सपोज कि आप जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देखिए कितने बड़े नेम हैं। अब इनके बारे में, इनके लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो बार बार इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस हम बनाएंगे और बार बार हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखेंगे। तो पता है इसमें क्या होगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। मतलब ये बोलने में हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, इजी नहीं होगा। क्योंकि छोटा नाम को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, कह सकते हैं, बट बड़े नाम को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात है कि इंग्लिश में नाउन के रिपीटिशन से हमें बचनी चाहिए। तो नाउन के रिपीटिशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके जगह पे हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जो नाउन के जगह पे आता है। और नाउन का जो काम होता है वही काम वो भी करता है, मतलब वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसे हम नाउन के स्थान पे यूज़ कर सकें, नाउन के प्लेस पे यूज़ कर सकें, नाउन के लिए यूज़ कर सकें, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हम 2 बार नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर हम नाउन को रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम सेंटेंस को किस तरीके से लिखें कि यहाँ पर जो नाउन है उसके रिपीटिशन से हम बच सकें। तो जैसे कि देखो सेंटेंस क्या है। अब देखो सेंटेंस को इस तरह से लिखा गया है, रवि इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। रवि आज एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, क्योंकि वह बीमार है। तो यहां पर देखो रवि जो नाउन है उसके जगह पे इस बार क्या लिखा गया, ही लिखा गया। तो ही किसकी जगह पे लिखा गया, ही को लिखा गया है रवि के जगह पे, यानी कि नाउन के जगह पे। तो जो भी वर्ड जो नाउन के जगह पे आ सकता है, नाउन को रिप्रेजेंट कर सकता है, नाउन के लिए यूज हो सकता है, वैसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर इस सेंटेंस में जो ही है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ये क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी नाउन के जगह पे आया है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल जो डेफिनेशन होता है वो होता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन हम वैसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन के जगह पे यूज होते हैं, नाउन के जगह पे यूज होते हैं। तो ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के बारे में आपको पता चल गया। अब चलिए जानते हैं पर्सनल प्रोनाउंस हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट पर्सन का चार्ट है। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। देखिए वैसे प्रोनाउंस जो कि पर्सन के लिए यूज होते हैं, मतलब वैसे प्रोनाउन जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लिविंग बीइंग, खास करके पर्सन मतलब क्या, व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब जैसे कहने का मतलब है आई, मैंने बोला आई, तो आई मैंने खुद के लिए बोला तो मैं भी एक पर्सन हूँ। मैंने बोला यू, तो यू मैंने आपके लिए बोला तो आप भी एक पर्सन है। मैंने बोला ही, तो ही भी क्या एक पर्सन है। तो मैं अगर आई बोलूँ, वी बोलूँ, या यू बोलूँ, ही बोलें, या फिर शी बोलूँ, दे बोलें, या फिर इट बोलें,
ये सबका यूज हम किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए करते हैं। हाँ, इट के साथ थोड़ा सा कंडीशन है, इट का यूज हम पर्सन के लिए भी करते हैं और थिंग्स के लिए भी करते हैं, यानी नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं। तो इट के साथ कंडीशन क्या है कि इसका यूज पर्सन के लिए भी होता है और इसका यूज पर्सन के लिए नहीं भी होता है, यानी वैसे चीज़ों के लिए होता है जिसमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो आगे चल करके इसी वीडियो में मैं आपको इट के बारे में जब और भी यूसेस बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सन के लिए हम इट का यूज़ कब करते हैं और थिंग्स के लिए हम इट का यूज़ कब करते हैं। तो इस कारण से इन सभी प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है, बिकॉज ये पर्सन को डिनोट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और पर्सन के अगर हम केस की बात करें तो पर्सन का 3 केस होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस में एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान देना है यहाँ पर सबसे पहली बात कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आता है वी, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। तो आई हम एक पर्सन के लिए करते हैं और एक से ज़्यादा पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन में हो तो उसके लिए हम वी का यूज़ करते हैं। सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही आता है, शी आता है, इट आता है और दे आता है। तो अगर इन सब का अगर प्लूरल की बात करें तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? दे का यूज़ करते हैं। अगर थर्ड पर्सन में कोई सिंगल व्यक्ति है और वो व्यक्ति कोई मेल पर्सन है, कोई मेल है, तो उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे। अगर थर्ड पर्सन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि फीमेल है तो उसके लिए शी का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन में कोई भी ऐसा चीज़ है, जो कोई चीज़ है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं, कोई चीज़ है, और अगर कोई व्यक्ति भी है तो वो अननोन है, हमें पता नहीं है कि वो ही है कि शी है, मतलब वो मेल है कि फीमेल है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ थर्ड पर्सन में एक से ज़्यादा हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा का मतलब उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा दे हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन में है और ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। उसके बाद देखो सब्जेक्टिव केस इसे क्यों बोला जा रहा है? सब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया वैसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के जगह पे यूज होते हैं। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पे आते हैं उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है। और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। और पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस का मतलब होता है कि वैसा केस जिससे हम संबंध बताने का काम करते हैं, जिससे हम रिलेशन बताने का काम करते हैं, जिससे हम अधिकार बताने का काम करते हैं, ऑनरशिप बताने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। और पजेसिव में 2 चीज़ मिलेगा आपको, 2 तरह का मिलेगा, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा और एक पजेसिव प्रोनाउन होगा। हालांकि दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन पजेसिव में एक एडजेक्टिव भी आता है जो प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि हम किसे सब्जेक्टिव कहते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव कहते हैं और किसे पजेसिव कहते हैं। अब बात करें अगर कि पर्सन में फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पर्सन को लोग इस तरह, जिन्होंने भी ग्रामर बनाया, पर्सन को इस तरीके से क्यों अरेंज किया, इस तरीके से पर्सन के चार्ट में इसको क्यों डिजाइन किया? आई मीन कि आई और वी को फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा? हम चाहते तो इसको सेकंड पर्सन में भी रख सकते थे, या फिर यू को हम फर्स्ट पर्सन में रख लेते हैं। ऐसा क्यों बनाया? ग्रामर बनाने वाले ने ऐसा क्यों बनाया, इस तरह से क्लासिफिकेशन क्यों दिया? तो ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन हम स्पीकर को कहते हैं। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता। यानी कि कहीं कोई भी बात जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बात हमेशा फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। तो बात कहाँ से स्टार्ट होती है? मैं से स्टार्ट होता है, हम लोग से स्टार्ट होता है। बात हमेशा फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पर्सन आर ऑलवेज द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। तो इसलिए आई और वी को फर्स्ट पर्सन में रखा गया है, क्योंकि कोई भी बात फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट पर्सन जब कोई भी बात बोलता है तो किसको बोलता है? अपने से सामने वाला को बोलता है। यानी उस बात को कौन सुनता है? उस बात को सुनता है कौन? उस बात को सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन।
और सेकंड पर्सन में कौन होता है, यू होता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। भाई कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी बात कहाँ से शुरू हुई, मुझसे शुरू हुई, इसलिए मैं कहाँ हूँ, फर्स्ट पर्सन में हूँ। और मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सुन रहा है, ये आप सुन रहे हैं। आपको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम लिसनर बोलते हैं। और थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन हम वैसे पर्सन को बोलते हैं जो ना तो सुन रहा हो, जो ना तो बोल रहा हो, लेकिन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थर्ड पर्सन को अबाउट बोला जाता है। अबाउट का मतलब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कोई बात आपको बोलूं, जैसे मैंने बोला कि राहुल एक अच्छा लड़का है, ये बात किसने बोला, मैंने बोला, तो मैं फर्स्ट पर्सन। किसको बताया, आपको बताया, तो आप सेकंड पर्सन, क्योंकि आपने इस बात को सुना। और मैंने चर्चा किसके बारे में करी, मैंने चर्चा करी राहुल के बारे में, यानी वो थर्ड पर्सन हो गया। तो इसी कारण से पर्सन को इस तरीके से डिवाइड किया गया, इस तरीके से डिजाइन किया गया। आई होप आपको ये बात पता चल गया। अब हम जानते हैं, हाँ बिल्कुल मैं डिफरेंस बताऊंगा कि अगर माई और माइन, ये दोनों का मतलब मेरा होता है, दोनों का यूज हम करते हैं संबंध बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। तो फिर सर माई का यूज कब करेंगे और माइन का यूज कब करेंगे, ये मैं बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो ये पर्सन का चार्ट है, आप देख लीजिए, पर्सन का ये चार्ट है। तो देखिए आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और आई का पॉजेसिव केस की बात करें तो माई होता है और माइन होता है। वी को अगर देखो सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे तो वी लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे तो अस हो जाएगा। वी क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। और इसका संबंध बताने के लिए क्या होगा, एक तो आर होगा और एक आर्स होगा। आवर नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, तो एक आर होगा और एक आर्स होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सब्जेक्ट में यू रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे फॉर्म इसका सेम रहेगा। इसके अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर योर हो गया, और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया, योर्स हो गया। अगर हम ही की बात करें तो ही का देखो, ही सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम हो जाएगा। और अगर ये ही का यूज हम करेंगे संबंध बताने के लिए तो हीज होगा, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों क्या होगा, दोनों इसका हीज होगा। उसके बाद बात करें अगर शी का, तो शी अगर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, हर होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन इसका होता है हर्ज, पॉजेसिव प्रोनाउन इसका होता है हर्ज। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है। इट की बात करें तो इट अगर सब्जेक्ट के जगह पे लिखे तो इट ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखे तो भी इट लिखा जाएगा। अगर हम इसके पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो इट्स होगा, इट्स मतलब ITS इट्स होगा। और इसके पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। देखो सभी का पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, लेकिन इट्स का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है बट इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं दे की बात करूं तो दे का देखो, दे सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो दे के फॉर्म में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो देम बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। और अगर इसके हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो देयर्स। तो ये आपका पर्सन का कंप्लीट ये चार्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ तो अब देखो यहां से केसेस से रिलेटेड सबसे पहले तो मैं डिफरेंस बता देता हूं कि जब ये दोनों पॉजेसिव है तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कब माई लगाना है, कब माइन लगाना है, कब आर लगाना है, कब आर्स लगाना है। तो देखिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मुझे एक स्लाइड और चाहिए था लेकिन स्लाइड मुझे मिला नहीं, ठीक है, तो मैं कहाँ बताऊँ, मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ। देखो मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ, फिलहाल आप इस सेंटेंस को भूल जाइए। मैं पर्सनल प्रोनाउन में मैं कुछ मैं सेंटेंस लिखूंगा जिसमें आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को क्लियर करूंगा। देखिएगा यहाँ से इस बात को आप समझने का कोशिश करिए। जैसे हमने लिखा पॉजेसिव, हमने लिखा पॉजेसिव, तो पॉजेसिव का दो चीज हो गया। पॉजेसिव का एक तो होता है एडजेक्टिव और पॉजेसिव का एक होता है प्रोनाउन। एक होता है पॉजेसिव का एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन।
तो कहने का मतलब है कि अगर मैं हिंदी में एक शब्द लिखता हूं मेरा, मेरा, मेरा यानी मेरे लिए अपना हो गया वो मेरा, तो इस मेरा से क्या हो रहा है, संबंध बता रहे हैं हम, पोजीशन बता रहे हैं। तो इसके लिए हम माई भी लिख सकते हैं और इसके लिए हम माइन भी लिख सकते हैं। माई भी होगा और माइन भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? माई भी हो सकता है, माइन भी हो सकता है। अगर हिंदी में मीनिंग की बात करें तो इसका माई का मतलब ही मेरा हो गया, माइन का मतलब ही मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये प्रोनाउन है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद इसके साथ नाउन कंपलसरी है, इसके साथ नाउन कंपलसरी है, इसके साथ नाउन कंपलसरी है। एडजेक्टिव वाला के साथ नाउन कंपलसरी है, ये अकेले नहीं आ सकता। अगर माई की बात करें तो ये अकेले नहीं आ सकता, इसके साथ नाउन देना पड़ेगा। और अगर हम इसे माइन की बात करें तो इसके साथ नाउन नहीं देना है, इसके साथ नाउन को देना ही नहीं है, नॉट कंपलसरी। ये अकेले यूज हो सकता है बट माई अकेले यूज नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस में बोलूं कि दिस इज माइन कार, तो बताना ये सेंटेंस सही या गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर कार नाउन है और आपने यहां पर माइन को, जो कि प्रोनाउन है, उसको आपने नाउन के साथ यूज किया, जबकि मैंने क्या बताया, इसको नाउन के साथ यूज नहीं करना है। तो नाउन के साथ जब इसको यूज नहीं करना है तो नाउन के साथ कौन यूज होगा, नाउन के साथ यूज होगा एडजेक्टिव वाला। तो इसको सही करने के लिए यहां पर से आपको माइन को हटा करके यहां पर माई लगाना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज माई कार। ये चीज सही है, दिस इज माई कार। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन के पहले आकर के उसको मॉडिफाई करना। तो यहां पर चूंकि नाउन के साथ में आ रहा है इसलिए हम यहां पर माई लिखेंगे, यानी एडजेक्टिव वाला फॉर्म लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मैं एक बार सेंटेंस और लिखता हूं, एक सेंटेंस और लिखता हूं। जैसे देखिए, मैंने लिखा दिस कार इज माई, दिस कार इज माई, यह कार मेरी है, ठीक है, यह कार मेरी है। तो यहां पर देखो, माई को अकेले यूज किया जा रहा है, यहां पर माई को अकेले यूज किया जा रहा है, यहां पर इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। तो जब इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब नाउन नहीं है तो यहां पर हमें प्रोनाउन वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया कि एडजेक्टिव वाला फॉर्म जो होगा वो अकेले कभी यूज नहीं होगा, जब भी यूज होगा तो नाउन के साथ यूज होगा। लेकिन इस सेंटेंस में आप इसको अकेले देख रहे हो, तो अकेले में किसको यूज करना है, प्रोनाउन वाले को यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर ये गलती है कि यहां पर से माई हटाना पड़ेगा, माई के जगह पे क्या करना पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, दिस कार इज माइन। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो हो गया दिस इज माई कार, यहां से भी हम संबंध बता रहे हैं, और दिस कार इज माइन, माइन यहां से भी संबंध बता रहे हैं। फर्क आपको समझ में आ रहा है कि कब एडजेक्टिव का फॉर्म यूज हो रहा है और कब प्रोनाउन का यूज हो रहा है। दोनों काम क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है। पोजीशन जानने के लिए आप क्वेश्चन करो किसका, जैसे मैंने बोला कि मेरी कार, आप बोलो किसकी कार, तो मैं बोलूंगा मेरी कार। तो यहाँ किसकी या किसका बोलने से क्या हो रहा है कि आप संबंध पूछ रहे हैं कि वो कोई भी चीज किससे संबंध रखता है, किसके पोजीशन में है, किसके अधिकार में है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से कुछ सेंटेंस मैं और देता हूं ताकि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस वाला पता चल जाए। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस मैंने लिखा मी हेल्प ही, और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा हिम हेल्प्स आई। अब बताओ इन दोनों सेंटेंस में क्या गलत है, इन दोनों सेंटेंस में क्या गलत है, हाँ बिल्कुल, इन दोनों सेंटेंस में क्या गलत है बताइएगा, इन दोनों सेंटेंस में क्या गलत है, मी हेल्प ही और हिम हेल्प्स आई।
अब देखो इसमें क्या है गलत, आपको पता होना चाहिए कि अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस वाला फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस वाला फॉर्म लगाओ। यानी कि देखो ये हमारा वर्ब है सेंटेंस का, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस होता है, तो सब्जेक्टिव केस होता है तो आप तो ऑब्जेक्टिव केस यहां पर लगा रहे हैं। मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो इसलिए यहां से आपको मी हटाना पड़ेगा, मी के जगह पे आपको सब्जेक्टिव केस आई लगाना पड़ेगा। और देखो वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो उसे ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो ही सब्जेक्टिव केस हो गया, तो ही को आपको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना पड़ेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा। तो ये सेंटेंस होगा करेक्ट, यानी करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम क्या हो जाएगा, आई हेल्प हिम। ये बात आपको समझ में आया। अगले सेंटेंस की बात करें तो अगेन हेल्प्स हमारा वर्ब है और इसके पहले अगर हीम आया तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस हमें चाहिए क्या, सब्जेक्टिव केस चाहिए, और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पर हीम नहीं होगा, इसको आप सब्जेक्टिव केस में लिखो। तो हीम किसका है, ही से बना है, तो ही सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आई को हटा करके मी करो, यानी इस सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही से शुरू होगा, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, कोई भी टेस्ट में आपको अगर प्रोनाउन का टेस्ट लगा रहे हो तो ये प्रॉब्लम देगा, उल्टा कर देगा, सब्जेक्टिव केस के जगह पे कोई और केस लगा देगा और ऑब्जेक्टिव केस के जगह पे कोई और केस लगा देगा, पॉजिटिव केस के जगह पे कोई और केस लगा देगा, तो केस आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पर्सन में आपको तीनों केस बताया आपको। उसके बाद देखो एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा हाँ, हमने लिखा दिस इज हर डिसीजन, या फिर हाउस लिख देता हूं मैं, ठीक है, दिस इज हर्स हाउस। अब मुझे बताना इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है। अब ध्यान देना, इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है, जैसे कि हाउस यहां पर नाउन है, नाउन के पहले क्या लगाते हो, पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हो कि पजेसिव प्रोनाउन लगाते हो, सर पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, जबकि हर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहां पर हमें हर्स को हटाना पड़ेगा, इसके जगह पे पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है, तो दिस इज हर्स हाउस के जगह पे बोलना पड़ेगा दिस इज हर हाउस, क्या बोलना पड़ेगा, दिस इज हर हाउस, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस में और लेता हूं, जैसे हमने लिखा these books are her, these books are her। अब देखो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो किताबें हैं ना, ये किताबें उनकी है या ये किताबें उसकी है। अब ये किताबें उसकी यानी किताब किससे बिलोंग करता है, उससे बिलोंग करता है, मतलब उसके अधिकार में है। तो यहाँ पर क्या ये सेंटेंस सही है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बता रहे हैं किसका, ये किताबें किसकी है, तो आप बोलेंगे उसकी है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हम पोजीशन बता रहे हैं। तो जब पोजीशन बता रहे हैं तो पोजीशन बताते समय ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में दो तरह की चीजें होती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो क्या यहाँ पर ये सही चीज है, हर तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव लगने का मतलब है कि इसके बाद नाउन भी आना चाहिए, जबकि इसके बाद तो कोई नाउन आ नहीं रहा है। तो जब कोई नाउन आ नहीं रहा है तो फिर आप पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दो, यानी कि हर को हटाओ, हर के जगह पे आप हर्स लगाओ, तब सही हो जाएगा सेंटेंस। यानी क्या हो जाएगा, दीज बुक्स आर हर्स, दीज बुक्स आर हर्स, ऐसे आपको इसको बताना पड़ेगा, दीज बुक्स आर हर्स। तो ये छोटे छोटे चीज़ हमें देखना चाहिए, क्योंकि टेस्ट देते समय, एग्जाम देते समय ये सारे चीज़ हम ओवरलुक कर जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है और फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो ये छोटे छोटे चीज़ ध्यान देना, प्रोनाउन में भी बहुत छोटे छोटे गलतियाँ होंगे, आपको पहचान में नहीं आएगा। तो इसीलिए सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, केस पे क्या डिफरेंस है,
ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। इस कारण से मैं ये सारा चीज़ बता रहा हूँ और एग्जाम्पल से सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ, पर्सन का मैं बता चुका हूँ। अब हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन में देखो, हमने पर्सनल प्रोनाउन के सभी यूजेस देख लिए, उसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस आपको केस को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा यूजेस किसी का आता है तो ये आता है इट का। किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। और अगर हम इट की बात करें तो इट दोनों चीज़ है, इट पर्सनल प्रोनाउन भी है और इट इम्पर्सनल भी है। इट जो है पर्सनल भी है और इम्पर्सनल भी है, इट दोनों है। देखो पर्सनल का मतलब हो गया कि वो पर्सन के लिए यूज हो सकता है, और इम्पर्सनल का मतलब हो गया कि वो पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। वो किसी चीज़ के लिए यूज हो जाएगा, किसी वस्तु के लिए यूज हो जाएगा, एनिमल के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन पर्सन के लिए यूज नहीं होगा। तो इट के साथ दोनों कंडीशन है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखो सबसे पहली बात है कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला चीज़ है, देखो पहले नंबर पे क्या, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी वैसे चीज़ों के लिए हम या फिर वैसे नाउन्स के लिए हम प्रोनाउन इट का यूज़ करते हैं जो जिससे नॉन लिविंग के बारे में पता चलता है, मतलब ऐसे चीज़ें जिसमें लाइफ नहीं होती है, मतलब नॉन लिविंग चीज़ें। तो जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, हियर इज़ योर बुक टेक इट अवे। अब देखो प्रोनाउन में यहाँ पर इट लिख रहे हैं, प्रोनाउन में यहाँ पर इट लिख रहे हैं, तो इट किसके लिए यूज हुआ है? ये इट का यूज़ हम कर रहे हैं बुक के लिए। तो बुक कैसा चीज़ है? बुक एक लाइफलेस चीज़ है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रोनाउन में हम क्या लिखते हैं? इट लिखते हैं। तो हियर इज़ योर बुक टेक इट अवे। बात ये आपको समझ में आ गया, ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद देखो सेकंड यूज़ क्या है, हम इसका यूज़, इट का यूज़ हम एनिमल्स के लिए भी करते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए कब करते हैं? इफ़ द जेंडर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो एनिमल में भी मेल और फीमेल होता है, तो जब हम अगर किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पर जेंडर का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, हमें ये बताने के लिए, हम नहीं बताना चाहते हैं कि वो जानवर ही है कि शी है, तो वैसे केस में आप एनिमल के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो जब मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, डॉग बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा किस पे फोकस है? मेरा जेंडर पे फोकस है या जस्ट एक एनिमल पे फोकस है? मेरा एनिमल पे फोकस है। तो यहाँ पर मतलब ये नहीं हमारा कि वो ही है कि शी है, बस एक एनिमल है, तो क्या करेंगे? प्रोनाउन यहाँ पर हम इट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ही लव्स हिज डॉग एंड ही कैन नॉट लिव विदाउट इट। तो वो अपने कुत्ते से प्यार करता है और वो अपने कुत्ते के बिना नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन इट है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये डॉग के लिए यूज हो रहा है। और प्रोनाउन किसके जगह पे यूज होता है? नाउन के जगह पे यूज होता है। तो इस डॉग के जगह पे हमने क्या यूज किया? इट का यूज किया, क्योंकि इट का यूज जो है आप एनिमल के लिए भी कर सकते हो, इसका यूज आप एनिमल के लिए भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट यूज क्या है? नेक्स्ट यूज है फॉर अ यंग चाइल्ड। देखो अब इंसान का बच्चा हो और वो यंग हो, मतलब बहुत यंग हो या फिर बेबी हो, और उसका जेंडर हमें नहीं पता है। जैसे देखिए अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया ना, तो देख के पता चल जाता है कि वो ही है कि शी है, वो मेल है कि फीमेल है। लेकिन अगर छोटा सा बच्चा हो ना, तो कभी कभी पहचान में नहीं आता, बस जानते हैं कि बच्चा है, लेकिन वो बच्चा है या बच्ची हमें नहीं पता चलता है। हिंदी में हम जब बच्चा बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो मेल है, और जब हम बच्ची बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो फीमेल है। लेकिन इंग्लिश में बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों के लिए हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं। इंग्लिश में बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों के लिए हम चाइल्ड बोलते हैं, या फिर हम बेबी भी बोलते हैं कभी कभी। तो अब ये चाइल्ड वर्ड जो है, ये मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है। बेबी वर्ड भी मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है। तो जब अगर छोटा बच्चा है और हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, तो उस केस में आप प्रोनाउन ही नहीं लगाओगे, प्रोनाउन शी नहीं लगाओगे, आप उसके जगह पे क्या करोगे? प्रोनाउन इट का यूज करोगे। तो जैसे व्हेन आई सॉ द बेबी, जब मैंने बेबी को देखा, जब मैंने बच्चे को देखा, इट वॉज क्राइंग। अब देखो ये इट किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि शी वॉज क्राइंग या ही वॉज क्राइंग। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको उस बच्चे का जेंडर पता है? तो नहीं पता है। तो अगर किसी बच्चे का जेंडर आपके लिए क्या हो? अननोन हो, मतलब आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? प्रोनाउन उसके जगह पे इट का यूज करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द प्रोनाउन हियर इट।
तो यहाँ पर ये इट किसको डिनोट कर रहा है, ये द बेबी को डिनोट कर रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पर क्यों हम लिविंग के लिए यानी कि पर्सन के लिए भी हम प्रोनाउन इट का यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई आई टोल्ड यू दैट कि यहाँ पर जो प्रोनाउन इट है ये पर्सनल प्रोनाउन भी है और इम्पर्सनल भी है, दोनों के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो इस यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगले यूज की अगर बात करें हम, पॉइंट नंबर 4, टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर। तो कभी कभी हम इट का यूज करते हैं किसी स्टेटमेंट के लिए। जैसे मान के चलो कि इसके पहले कोई एक सेंटेंस, कोई बात हमने बोला, इसके पहले हमने कोई एक बात बोला, कोई स्टेटमेंट दिया, कोई सेंटेंस इसके पहले आया या कोई क्लाउज इसके पहले आया, तो उसी सेंटेंस को समराइज करने के लिए यानी उस पूरे सेंटेंस के जगह पे, पूरे स्टेटमेंट के जगह पे हम प्रोनाउन इट का यूज कर सकते हैं। तो यही बात बोला जा रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट जो इसके पहले चला हो। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट, ठीक है, वो पनिशमेंट डिजर्व करता था, एंड ही न्यू इट, और ये बात उसको पता था कि उसको पनिशमेंट मिलेगा, एंड ही न्यू इट, तो यहां पर प्रोनाउन इट का यूज कर रहा है। ही न्यू इट, यहां पर प्रोनाउन इट है, तो ये इट किसके जगह पे यूज कर रहे हैं, ये इट का यूज हम कर रहे हैं पूरे स्टेटमेंट के लिए, ये पूरे स्टेटमेंट के लिए। तो अगर हम बात करें कि ही न्यू इट, मतलब वह इस बात को जानता था, ही न्यू इट, वह इस बात को जानता था। अब मुझे बताना कि ये जो प्रोनाउन इट है ये किसके लिए यूज हुआ है, किसके जगह पे हुआ है। भाई वो क्या जानता था, ही न्यू इट का मतलब वो क्या जानता था, वो जानता था कि उसे पनिशमेंट मिलेगी। मतलब ये स्टेटमेंट के लिए, ये पूरा के पूरा स्टेटमेंट के लिए हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, बस ये इट का यूज कर रहे हैं। तो प्रोनाउन की यही खासियत होती है कि एक अकेला छोटा सा वर्ड होता है प्रोनाउन, और बड़े बड़े वर्ड्स को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। पूरा के पूरा स्टेटमेंट को भी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, नाउन को रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए आता है, किसी नाउन के लिए आता है। तो यहाँ जो प्रोनाउन इट है ये किसके लिए आया, ये इस स्टेटमेंट के लिए आया। तो अगर इट लगाते हैं, और इट हम क्यों लगा रहे हैं, इसके पहले कोई स्टेटमेंट चली है, उसी स्टेटमेंट को हम बताने के लिए, उसके यानी कि उस स्टेटमेंट को हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। हम चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते थे। अगर हम इसको रिपीट करें तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू दैट ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट। तो फिर से सेम सेंटेंस को आप रिपीट कर रहे हो, तो सेम सेंटेंस को रिपीट करने से अच्छा है ना कि आप इसके जगह पे प्रोनाउन का यूज कर दो, बात आपका बन जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे का यूज देख लेते हैं हम लोग। आगे का यूज क्या है, यूज नंबर 5, एज अ प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट। तो कभी कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहां पर हम प्रोविजनल यानी कि टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में हम इट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो क्या है, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट के जगह पे हम किसका यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं। यानी इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो ये टू फाइंड फॉल्ट किसके जगह पे आया, सब्जेक्ट के जगह पे आया। तो हम अगर चाहते हैं कि हम इसको सब्जेक्ट ना बनाएं, इसको हम बाद में रखें, तो क्या करेंगे, हम इट को ही सब्जेक्ट बना देंगे। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, गलतियां ढूंढना आसान चीज होता है, हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। तो जहां पर सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस वर्क, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस वर्क, इस काम को करना इंपॉर्टेंट है। तो हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, टू डू दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट, टू डू दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट। तो हम ऐसे ना बोल करके अगर इट को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस वर्क, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो प्रोविजनल या टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं इसका हम। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में, टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग। तो हम इट का यूज हम वहां पर भी कर सकते हैं, उस नाउन और प्रोनाउन को, उस नाउन या प्रोनाउन पे एम्फेसिस डालने के लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन आपके खास करके किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। लिंकिंग वर्ब किसको बोलते हैं, ईजेएमआर को बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब ईजेएमआर को बोलते हैं, वॉज वर्ब को बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंस में एक और पहचान हो सकता है, एक और खासियत है कि ऐसे सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज मिलेगा। तो जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर इट का हमने यूज किया, क्यों किया, ये जो नाउन आ रहा है ना, नाउन कौन है, रवि आ रहा है।
इस बात पे जोर देने के लिए, इस बात पे जोर देने के लिए हम यहाँ पर इट का यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी इट का हम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? ये जो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन यू, इस बात पे जोर देने के लिए। तो देखो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर हम जोर दे रहे हैं? तो इसके लिए पहचान क्या? पहला तो आपको लिंकिंग वर्ब मिलेगा। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर होता है। तो देखो यहाँ पर इट के बाद वॉज आ रहा है। वॉज क्या? एक लिंकिंग वर्ब है। इट के बाद इज आ रहा है। इज क्या? एक लिंकिंग वर्ब है। और दूसरा चीज क्या है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होता है? हु होता है, दैट होता है, विच होता है, विच होता है, होम होता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस केस में जो नाउन या प्रोनाउन के लिए हम इट का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस पर जोर डाल रहे हैं, उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो जैसे देखो, इट वॉज रवि हु हेल्प्ड मी, हम ऐसे भी बोल सकते थे। हम ऐसे भी बोल सकते थे कि रवि हेल्प्ड मी, भाई मेरी मदद किसने किया? रवि ने किया। तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि रवि हेल्प्ड मी, लेकिन उस बात को हम ऐसे बोल रहे हैं कि रवि ही वो इंसान था, रवि ही वो लड़का था जिसने मेरी मदद करी। तो हम क्या कर रहे हैं? इस तरीके से बोल करके उस नाउन को हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा, इट इज़ यू हु सपोर्टेड मी। अच्छा, दो तरीके से बोल सकते हैं। यू सपोर्टेड मी, तुमने मेरा सपोर्ट करा। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि तुम ही वो इंसान थे जिसने मेरा सपोर्ट करा। तो ये दो तरीके से मैं एक ही बात को दो तरीके से बोल रहा हूं, तो दोनों में क्या फर्क है? जब मैं दूसरा तरीके से बोल रहा हूं तो वहां पर नाउन या प्रोनाउन पे हम ज्यादा जोर डाल करके बोल रहे हैं, और ज्यादा जोर डाल के बोलने के लिए भी हम क्या करते हैं? इट का यूज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? इट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। ठीक है, अब देखो इम्पर्सनल वर्ब। इम्पर्सनल वर्ब देखो क्या होता है? वैसा वर्ब, इम्पर्सनल वर्ब का मतलब क्या हो गया? वैसा वर्ब जो किसी पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। वैसा वर्ब जो किसी पर्सन के लिए कभी यूज नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बोला रेन, रेन एक वर्ब है। रेन एक वर्ब है। आप मुझे बताओ, क्या रेन किसी पर्सन के लिए यूज हो सकता है? भाई वर्षा कोई पर्सन करवाता है क्या? थंडरिंग कोई पर्सन करवाता है क्या? नहीं ना। तो जो वर्ब्स पर्सन के लिए यूज हो सकता है, पर्सन के लिए स्टैंड कर सकता है, उसको हम पर्सनल वर्ब्स बोलते हैं। और जो वर्ब्स पर्सन के लिए स्टैंड नहीं कर सकता है, उसको हम इम्पर्सनल वर्ब बोलते हैं। तो जैसे हमने प्ले बोला, प्ले, प्ले बोला, क्या हम ईट बोले? ईट, ईट मतलब खाना। तो ईट जो है ना, ये पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है। प्ले जो है, प्ले जो है पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है, और किसी चीज के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। अच्छा, द सॉन्ग इज प्लेइंग, द वीडियो इज प्लेइंग। तो सॉन्ग और वीडियो के लिए भी प्ले यूज हो जा रहा है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसका यूज पर्सन के लिए नहीं हो सकता है। तो पर्सन के लिए यूज नहीं हो सकता, तो उसमें कौन कौन से वर्ब्स हैं? उसमें रेन हो गया, थंडर हो गया, थंडर हो गया, स्नो हो गया, यानी बर्फबारी होना। तो ये सब वर्ब जो है, ये कभी किसी पर्सन के लिए यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसको इम्पर्सनल वर्ब्स बोलते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस का वर्ब्स इम्पर्सनल वर्ब्स है, तो आप उसके साथ, अरे भाई जब वर्ब्स आपके इम्पर्सनल है तो प्रोनाउन भी तो आप इम्पर्सनल ही लगाओगे। तो आपको पता है ना कि इट का यूज हम इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। तो इसलिए अगर मुझे बोलना हो कि वर्षा हो रही है, तो ऐसे थोड़े बोलेंगे, ऐसे थोड़े बोलेंगे रेन इज रेनिंग, या फिर ऐसे थोड़े बोलेंगे रेन इज हैपनिंग, रेन इज हैपनिंग। ठीक है, तो वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना एक इम्पर्सनल वर्ब है, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो यहां पर इट कैसा सब्जेक्ट है? इम्पर्सनल सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा वर्ब ही कैसा है? इम्पर्सनल है। तो इसलिए हम इम्पर्सनल वर्ब्स के साथ सर टू, तो सर रेन्स कैसे, रेन्स किसके लिए यूज होगा? अरे रेन्स जो है ना, वो किसी पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। रेन होना एक प्राकृतिक घटना है, और इसलिए उसका सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट उसका
इट लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो, वर्षा होती है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इट रेन्स। बर्फ गिरते हैं, इट स्नोज। ठीक है। थंडरिंग होता है, इट थंडर्स। तो यहाँ पर तीनों ही सेंटेंस में हम इट लिख रहे हैं सब्जेक्ट के जगह पे। क्यों? क्योंकि वर्ब हमारा इम्पर्सनल है, तो हम इसके साथ इम्पर्सनल सब्जेक्ट ही लगाएंगे, यानी कि इम्पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे। और इम्पर्सनल प्रोनाउन कौन होता है? इट होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? उसके बाद देखो, इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर, अगर जब आप वेदर का बात कर रहे हैं, कोई मौसम का बात कर रहे हैं, कोई सीजन का बात कर रहे हैं, कोई टाइम का बात कर रहे हैं, कोई दिन का बात कर रहे हैं, तो फिर से सुन लो, अगर आप किसी वेदर का बात कर रहे हैं, मौसम का बात कर रहे हैं, सीजन का बात कर रहे हैं, टाइम का बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइम का बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप हमेशा अपना सेंटेंस किससे शुरू करते हो? वहां पर आप अपना सेंटेंस हमेशा इट से शुरू करते हो। ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि अभी देखो कौन सा सीजन चल रहा है, अभी वर्षा का सीजन चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज रेनी सीजन। क्या बोलेंगे? इट इज रेनी सीजन। तो सीजन बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इट लगा रहे हैं। इट इज समर सीजन, इट इज विंटर सीजन, इट वॉज मंडे। ठीक है। जैसे बोलना पड़ेगा अगर हमें कि सोमवार का दिन था, तो इट वॉज मंडे। रविवार का दिन था, इट वॉज संडे। अच्छा, 1990 का टाइम था, 1990 का साल था, इट वॉज 1990। तो टाइम बताने के लिए, सीजन बताने के लिए, वेदर बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? इट से शुरू करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इट इज फाइन, इट इज विंटर। अच्छा, टाइम बता रहे, इट इज 10 ओ क्लॉक, इट इज 10 ओ क्लॉक, इट इज 12 ओ क्लॉक। तो टाइम बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? हम वहां पर इम्पर्सनल प्रोनाउन इट का यूज कर लेते हैं। तो इट देखने में बहुत छोटा सा चीज लगता है, बट देख रहे हो कि कितने सारे यूज इसमें है, तो बिल्कुल ध्यान रखना इन सारे यूजेस के बारे में। देखिए, नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस मस्ट बी ऑफ सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन। तो ये बहुत कॉमन से मिस्टेक होता है। देखो, इस पॉइंट को ध्यान से समझो, ये ऐसा जगह है जहां पर बहुत कॉमन सा मिस्टेक होता है, लोग बहुत सिली मिस्टेक यहां पर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहां बोला क्या जा रहा है। देखो भाई, प्रोनाउन का यूज हम किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि नाउन और प्रोनाउन को, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? सेम नंबर में रखना पड़ेगा, कि उसकी नंबर सेम होनी चाहिए। अगर नाउन सिंगुलर नंबर में है तो आपका उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। नाउन अगर, ध्यान देना है कि नाउन अगर, नाउन का जेंडर अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो आपका प्रोनाउन का जेंडर भी मैस्कुलिन जेंडर होना चाहिए। नाउन का जेंडर अगर फेमिनिन है तो आपका प्रोनाउन का जेंडर भी फेमिनिन होना चाहिए। अगर मान के चलो नाउन फर्स्ट पर्सन का है तो प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए। तो इसलिए दोनों को पैरेलल रखना है, दोनों को सेम कैटेगरी में रखना है। ठीक है, हाँ, दोनों को क्या करना है? सेम कैटेगरी में रखना है। तो देखिए, बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो, जैसे यहां पर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, जैसे जैसे मैंने बोला द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। और इसी से रिलेटेड हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, ही इज हैप्पी। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ही इज हैप्पी। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना यहां पर। देखो, मैं बोल रहा हूं कि बच्चे खेल रहे हैं और क्या है? वे खुश हैं। अब वे हम किसको बोल रहे हैं? बच्चे को बोल रहे हैं। तो यहां पर नाउन देखो क्या है? नाउन है चिल्ड्रेन। नाउन कौन है? चिल्ड्रेन है। और नाउन के बदले में आपने प्रोनाउन क्या यूज किया? आपने ही का यूज किया। अब मुझे ये बताना, क्या कहीं से भी ये ही का यूज करना जायज है? भाई, चिल्ड्रेन तो प्लूरल नंबर है ना, चिल्ड्रेन तो प्लूरल नंबर है, तो आप सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन कैसे यूज कर सकते हैं? इसी को बोलते हैं सिल्ली मिस्टेक करना। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसके जगह पे बोलना पड़ेगा, ये ही, यहां पर ही का यूज नहीं करेंगे। जब प्लूरल नंबर का नाउन है तो प्रोनाउन भी आपका प्लूरल नंबर का होना चाहिए। तो ये होना चाहिए दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी।
क्या बोलना पड़ेगा, दे आर हैप्पी बोलना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज आपका सही होगा। अब देखो ये जो नाउन है और ये जो प्रोनाउन है, अब ये दोनों सेम नंबर में, अब दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और एक एग्जांपल देख लो यहां पर, जैसे देखो, हाँ, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि प्रिया, प्रिया इज डूइंग, प्रिया इज डूइंग हिज वर्क, प्रिया इज डूइंग हिज वर्क, प्रिया अपना काम कर रही है। देखो प्रिया, मैं पहले ही बता देता हूं कि प्रिया एक लड़की का नाम है। कभी कभी लड़की का नाम भी लड़का का नाम हो जाता है, कभी कभी मैंने देखा है कि लड़की का जो नाम है वो लड़का का भी नाम हो जाता है। तो मैं पहले बता देता हूं कि प्रिया यहाँ पर कोई लड़की है, प्रिया यहाँ पर कोई गर्ल है। अब देखना कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज कहां पर हुआ है। प्रिया इज डूइंग हिज वर्क, ये रहा प्रोनाउन। अब एक बात मुझे बताना कि हीज जो प्रोनाउन है इसका यूज हम मेल के लिए करते हैं कि फीमेल के लिए करते हैं। भाई इसका यूज तो हम मेल के लिए करते हैं, जबकि प्रिया अगर एक लड़की है तो ये तो फीमेल है। तो क्या यहाँ पर हीज का यूज करना सही है? नहीं। तो यहाँ पर आपको हीज का यूज नहीं करना पड़ेगा, हीज के जगह पे आपको हर करना पड़ेगा। तो सही क्या हो जाएगा, प्रिया इज डूइंग हर वर्क। बात समझ में आ रही? तो ऐसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक से आपको बिल्कुल बचना होगा। तो ये कहीं ना कहीं जब हम जान जाते हैं तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एग्जाम में जब हम पैनिक मोड में रहते हैं ना, जब टाइम हमारे पास कम होता है, तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां जो ना हमारे नज़र के सामने से निकल जाता है और हम वहाँ पर देख भी नहीं पाते। तो ध्यान रखना है इस बात को। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन के बारे में आप जानते हो, मैंने आपको रेनन मार्टिन के सीरीज में ही आपको कलेक्टिव नाउन आपको बताया है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? वैसे नाउन जिससे किसी ग्रुप या कलेक्शन के बारे में पता चले। तो सर कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे? तो देखो कलेक्टिव नाउन के साथ जो है वो प्रोनाउन इट का भी यूज हो सकता है, दे का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस सेंस में बात कर रहे हैं। तो देखो अगर कलेक्टिव नाउन को हम यूनाइटेड सेंस में देख रहे हैं, यूनाइटेड का मतलब हो गया मिला जुला करके, हम उसको एक रूप में देख रहे हैं, हम उसको अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम उसको एक रूप में देख रहे हैं। एक रूप का मतलब सब मिला करके यूनाइटेड रूप में देख रहे हैं। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे इट। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन को हम इंडिविजुअली उसको काउंट करें, यानी कलेक्टिव नाउन में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी चीजें हैं, हम उसको सब मिलाकर के एक रूप में ना देख रहे हैं, बल्कि उसको डिवाइडेड सेंस में देख रहे हैं, बटा हुआ सेंस में देख रहे हैं, यानी अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में देख रहे हैं। तो वैसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रोनाउन को आपको प्लूरल रखना पड़ेगा, दे का यूज करना पड़ेगा। तो कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन इट का भी यूज हो सकता है, दे का भी यूज हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर कलेक्टिव नाउन, सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में यूज हो रहा है या डिवाइडेड सेंस में यूज हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि यूनाइटेड है कि डिवाइडेड है। तो जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल देखो क्या है, जूरी कैसा नाउन है? जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी हम किसको बोलते हैं? जूरी बोलते हैं हम जो जजेस का ग्रुप होता है ना, उसको जूरी बोलते हैं, न्यायाधीशों का मंडली जो होता है। तो जूरी ने क्या किया, अपना वर्डिक्ट दे दिया। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला सुनाना। तो जूरी ने अपना फैसला सुना दिया। अब मुझे बताओ, जूरी जब अपना फैसला सुनाएंगे तो जूरी में जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी जजेस होंगे, क्या सबका अलग अलग मत होगा? सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे? नहीं ना। तो हम किसी डिसीजन पे तभी पहुंचते हैं, हम किसी फैसला पे तभी पहुंचते हैं जब हम सबका पॉइंट मैच करता है, जब हम सभी का विचार, हम सभी का राय एक जैसा मैच करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जूरी का यूज हो रहा है, बटा हुआ सेंस में यूज नहीं हो रहा है। इसको हम कैसा ले रहे हैं, इसको हम कलेक्टिव सेंस में ले रहे हैं, इसको यूनाइटेड सेंस में ले रहे हैं, और यूनाइटेड सेंस में है। इसी कारण से जूरी के साथ जो प्रोनाउन है यहाँ पर इट्स का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर इट्स का यूज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जूरी जो है ये यूनाइटेड सेंस में यूज हो रहा है। उसके बाद देखो फिर से एक एग्जाम्पल है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अच्छा, जूरी जो थे ना वो अपने अपने ओपिनियन में बट गए थे। तो यहाँ पर देखो ये जूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, ये बटा हुआ सेंस में यूज हो रहा है। यानी कुछ जज का मानना था कि उसको सजा मिलना चाहिए, कुछ का मानना था कि उसको सजा नहीं मिलना चाहिए, कुछ का मानना था कि 5 साल की सजा मिलनी चाहिए।
कुछ का मानना था कि उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। तो हर किसी का अलग अलग मत था। तो जब लोगों के बीच में अलग अलग मत होंगे, अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो इसका मतलब है कि अब ये चीज़ बट गया है। और बटने का मतलब है कि अब वो अलग अलग इंडिविजुअल को रेफर कर रहा है, और वहाँ पर सेंस कैसा बनेगा, प्लूरल का सेंस बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो प्रोनाउन किसका यूज़ किया जा रहा है, देयर का। तो द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन नहीं, बल्कि इन देयर ओपिनियन। तो कलेक्टिव नाउन के साथ आपको ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ सर प्लीज एक्सरसाइज 31 नाउन क्लाउज एंड रेन मार्टिन। अच्छा, मतलब जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ आप चाह रहे हैं कि सर एक्सरसाइज भी डील कराइए। ठीक है, मैं एक्सरसाइज पे भी काम करूंगा। आप जिस चैप्टर का बोलेंगे उस चैप्टर का एक्सरसाइज भी आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, बट आप लोगों के सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। आप लोग, मैं ये बात को मानता हूँ कि अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है और अभी मुझे बहुत दूर तक चलना है, और ये आप ही लोगों के सपोर्ट से होगा। बट मैंने देखा ठीक है भाई, जिसको मेरे वीडियो से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे चैनल, आप उसको फॉलो कीजिए। बट एटलीस्ट जिन लोगों को मेरे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर किया कीजिए, आप इसको लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। मैं आप लोगों के एक्टिविटी देखता नहीं हूँ, बट आप लोग केवल वीडियोज़ देख लेते हैं और शांत मार देते हैं। जब आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ना होता है, तो आप कमेंट करते हैं सर इस टॉपिक पे पढ़ाइए, लेकिन आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन मैं ना के बराबर देख रहा हूँ। अगर आप वाकई में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो हमारे जो चैनल का जो परिवार है ना, ये और भी बड़ा हो जाता है। बट मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इतने खुले दिल से सपोर्ट करते हैं। बस आपका काम बन जाता है, दैट्स इट, और आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो कभी कभी लगता है कि मैं इतना एफर्ट क्यों लगा रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इतना एफर्ट लगाने से। इससे बेटर है कि मैं अपने चैनल ही डिलीट कर दूँ, सारे वीडियोज़ को डिलीट कर दूँ। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है ना हमारे वीडियो से, तो थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली मेरे चैनल पे लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मेरे चैनल पे ज़्यादा होशियार वाले लोग हैं। ज़्यादा होशियार वाले लोग भी सही नहीं रहता है। जैसे कभी कभी मैं भी पहले होशियारी किया करता था। कुछ टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उसके वीडियोज़ मैं देखा करता था, रेगुलरली फॉलो करता था। आज के डेट में अगर किसी को सब्सक्राइब नहीं भी किया हो ना, तो भी अगर आप उसको कंटिन्यूसली आप उसको वॉच करते हो ना, तो उसका वीडियो, नए वीडियो का सजेशन आपको आएगा, आपके फीड में दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, हर नए वीडियो को देखोगे, बट आप सब्सक्राइब कभी नहीं करोगे, आप लाइक कभी नहीं करोगे। बस मेरा काम हो गया, वीडियो देख लिए, बस मेरा काम हो गया। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। मैं एक समय पे किया करता था पहले, लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ। अब मैं जिसको दिल से मान लिया हूँ कि हाँ ये सब कुछ सही पढ़ाते हैं, मेरे लिए सही है, बस मैं उसको रेगुलरली फॉलो करता हूँ। मैं लाइक भी करता हूँ, मैं भी किसी किसी का वीडियो देखता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट का मुझे देखना हो या कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो मुझे देखना हो, तो अगर मैं उससे फ़ायदा मुझे मिल रहा है तो मैं उस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करता हूँ। बट अगर आपको भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ इस चैनल को बड़ा करना है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना, हमें मोटिवेशन मिलते हैं काम करने के लिए, एनर्जी हमारे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहे तो हमें कैसा प्रोनाउन लगाना चाहिए। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहे तो हमें प्रोनाउन कैसे लगाना चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या है, जब दो नाउन एंड से जुड़ा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो दोनों मिलकर के अलग अलग सेंस दे रहे हैं कि दोनों मिलकर के एक ही सेंस दे रहे हैं। तो दोनों मिलकर के अलग अलग सेंस दे रहे हैं, प्लूरल का सेंस दे रहे हैं, तो आपको उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन दे लगाना पड़ेगा। और अगर वो सिंगल सेंस दे रहे हैं तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला राम एंड श्याम आर डूइंग देयर होमवर्क। अब देखो राम एक अलग व्यक्ति है, श्याम एक अलग व्यक्ति है, और एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल का सेंस बन गया, और प्लूरल के सेंस में हम क्या करेंगे, दे को लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन देयर का यूज़ किया जा रहा है, आर डूइंग देयर होमवर्क। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखो, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज डूइंग हिज ड्यूटी। अब देखो यहाँ पर एक आर्टिकल का भी यहाँ पर खेल है। मैंने आर्टिकल वाले में आपको बताया था कि अगर दो नाउन जुड़ा है एंड से, और अगर केवल पहले वाले नाउन में आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति है या एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी भी वही व्यक्ति है, ट्रेजरर भी वही व्यक्ति है, यानी कि दो अलग अलग नहीं है, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो आप इसके लिए हिज लगाओ, सिंगुलर लगाओ। तो यहाँ पर इस कारण से हिज लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि दो नाउन अगर एंड से जुड़ेगा तो हर बार आपको दे ही लगाना है। कभी कभी दो नाउन मिलकर के सिंगुलर सेंस देते हैं, तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन लगाना पड़ेगा।
सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, नाउन्स ज्वाइन बाय एंड आर प्रिसीडेड बाय इच और एवरी। तो कभी कभी दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उन नाउन के पहले इच या एवरी लगा हुआ रहता है। तो अगर इच या एवरी लग जाए तो भी आपको प्रोनाउन जो है ना, सिंगुलर प्रोनाउन ही या शी का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे इच और एवरी दिख गया तो कभी भी आप यहाँ पर दे मत लगाना, दे मत लगाना अगर इच या एवरी मिल गया तो। जैसे देखो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट वॉज डूइंग हिज होमवर्क, देखो यहाँ वर्क छूट गया, वॉज डूइंग हिज होमवर्क। तो अगर रहता कि ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग, तो क्या बोलेंगे, देयर होमवर्क। तो यहाँ पर क्या है कि इसके पहले ईच या एवरी लगा हुआ है, तो ईच या एवरी लगने से आपको प्रोनाउन प्लूरल के फॉर्म में नहीं रखना है। दे एक प्लूरल प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का, लेकिन अगर ईच या एवरी लग जाए तो आपको उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही या शी रखना पड़ेगा। अगर कॉमन जेंडर होगा तो कॉमन जेंडर के लिए आपको ही रखना है, और अगर स्पेसिफिक जेंडर होगा तो स्पेसिफिक जेंडर में हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। स्पेसिफिक जेंडर में अगर वो कोई मेल होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, फीमेल होगा तो शी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कब आपको, देखो ट्रेजरर का मतलब होता है, हिंदी में खजांची बोलते हैं, जिसका काम होता है कैश वगैरह को कंट्रोल में रखना, ठीक है। जैसे बैंक वगैरह में आप जाते हैं ना, तो जो जहां पर कैश रखे हुए थे, जो उसके चार्ज में होता है वो कैश को रखना, तो उसी को हम ट्रेजरर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अभी देखो, इसके बाद एक पॉइंट यहां पर और है, नाउन्स ज्वाइंड बाय और नॉर। जब दो नाउन और से या नॉर से जुड़े हुए रहे तो हमें क्या करना है, तो हमें देखना है अगर दोनों ही नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन अगर दोनों नाउन अगर प्लूरल हो, या फिर एक नाउन सिंगुलर हो या एक नाउन प्लूरल हो, तो भी हम प्लूरल का ही यूज करेंगे। अब देखो यहां पर दो नाउन है, देखो ईदर द मैनेजर और द असिस्टेंट। तो यहां पर देखो एक मैनेजर जुड़ रहा है और एक असिस्टेंट जुड़ रहा है, और ये किससे जुड़ रहा है, और से जुड़ रहा है। तो जब दो नाउन और से जुड़ा है और दोनों ही सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन लगाता है। तो इधर द मैनेजर और द असिस्टेंट फेल्ड इन हिज ड्यूटी, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हीज लगा रहे हैं। लेकिन अगर दो नाउन और या नॉर से जुड़ा हो जिसमें या तो दोनों प्लूरल हो या एक सिंगुलर हो और कम से कम एक प्लूरल हो, तो देखो यहाँ मैनेजर कैसा लिखा हुआ है, मैनेजर यहाँ पर सिंगुलर के फॉर्म में लिखा हुआ है, और असिस्टेंट यहाँ पर प्लूरल के फॉर्म में लिखा हुआ है। असिस्टेंट में यहाँ पर एस लगा हुआ है, एस का मतलब होता है प्लूरल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लूरल ही मान के चलना पड़ेगा। अगर इसमें एक भी प्लूरल हो गया तो सबको आपको यहाँ पर प्लूरल मान के चलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप हीज नहीं बल्कि यहाँ पर देयर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देयर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है आपको? आई होप आपको ये समझ में आ गया है बात। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है प्रोनाउंस इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, पूछे भी जाते हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले किसको प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेफरेंस की बात करें तो देखो यहाँ ग्रेटर देन लगा हुआ, पहले फर्स्ट पर्सन को। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो प्रेफरेंस किसको देंगे, सेकंड पर्सन को। अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस किसको देंगे आप, थर्ड पर्सन को देंगे। तो इस तरीके से प्रेफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पर यू एंड आई शुड डू आवर ड्यूटी, तो यहाँ पर यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो देखो यू भी है और आई भी है, तो हम वैल्यू किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन को देंगे। और दो दो व्यक्ति है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है आवर होता है। तो तुम और मैं, हम लोग हमारा ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, तो आवर यहाँ पर हो जाएगा। अगर केवल यू रहता तो योर लिखते हैं, केवल आई रहता तो माई ड्यूटी लिखते हैं, लेकिन यू और आई दोनों है तो हमें किसको प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा, आई को। लेकिन यहाँ व्यक्ति तो दो है, एक आई भी है और एक यू भी है। तो आई देखो फर्स्ट पर्सन में आई, और इसका प्लूरल क्या होता है, वी होता है, और वी का पॉजेसिव क्या बन जाएगा, आवर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि यू एंड आई शुड डू आवर ड्यूटी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आवर लगाना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो यहां पर जो प्रोनाउन लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब देखो इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो अब हम वैल्यू किसको देंगे, सेकंड पर्सन को।
तो इसलिए हम सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पर योर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको पहले सबसे पहले किसको प्रायोरिटी में रखना है? फर्स्ट पर्सन को। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन को रखो, और अगर सेकंड पर्सन भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट थर्ड पर्सन को ही आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। पर्सन की ऑर्डर की बात करें तो एक और तरीका होता है, एक और नया चीज होता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन आ गए, फर्स्ट पर्सन भी आ गए, सेकंड पर्सन भी आ गए, थर्ड पर्सन भी आ गए, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस से सेंस कैसा बन रहा है। गुड सेंस दे रहा है या बैड सेंस दे रहा है, यानी पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो अगर देखो, अगर गुड सेंस रहेगा, यहां क्या बोल रहा है कि गुड सेंस एंड बैड सेंस, तो पहले वाले एग्जाम्पल को देखो। पहले वाले एग्जाम्पल क्या है? यू, ही एंड आई विल बी रिवार्डेड। तुम्हें, उसे और मुझे सम्मानित किया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। तो रिवार्ड मिलना अपने आप में एक अच्छी बात है कि बुरी बात है? भाई अच्छी बात है। तो जब अच्छी बात रहे तो पर्सन का सीक्वेंस क्या रखना है? पर्सन का सीक्वेंस रखना है धारा नंबर 231, यानी गुड सेंस में आपको क्या करना है? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये कैसा है? गुड सेंस वाला है। अब देखो, मुझे, तुम्हें और उसे दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा, पनिशमेंट मिलना ये गुड सेंस है या बैड सेंस है? ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? सर नेगेटिव बात है। और अगर नेगेटिव बात रहे, बैड सेंस रहे, तो आपको प्रोनाउन रखना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इस ऑर्डर को बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया बात आपको? अब देखिए आगे क्या है। द करेक्ट केस ऑफ प्रोनाउंस आफ्टर अ प्रेपोजिशन। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आपको उसका सही केस लगाना है। प्रेपोजिशन के बाद मैं बता देता हूं फिर से, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में आपको रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई। अब देखो बिटवीन क्या है? बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। तो अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद देखो, यू तो आपका ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई को भी तो ऑब्जेक्टिव करो। यहां पर आई तो गड़बड़ हो गया, तो आई यहां पर हम नहीं रख सकते हैं। यहां पर आई लिखना गलत हो गया, आई लिखना गलत हो गया, क्योंकि बिटवीन के बाद आ रहा है, और बिटवीन के बाद, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस में रखना पड़ेगा। तो आई के जगह पे क्या करना पड़ेगा? मी करना पड़ेगा। यानी कि देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद देखो, नोबडी विल हेल्प यू बट आई, फिर से यहाँ पर क्या हो गया कि आई गलत है, क्योंकि बट यहाँ पर क्या है? बट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, बट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन है तो आई के जगह पे आपको यहाँ पर मी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आपको? तो चलिए, यहाँ से आपका प्रोनाउन होता है कंप्लीट। पर्सनल प्रोनाउन इस यूज के साथ हो गया कंप्लीट। तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ, एक बात ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। मेरा मेन फोकस होता है कंसेप्ट पे, लॉजिक पे। मैंने बुक को एज इट इज कॉपी करने का कोशिश नहीं किया, और मैं कभी कॉपी करूंगा भी नहीं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आपके पास रेनन मार्टिन का बुक नहीं है तो बहुत महंगा किताब भी नहीं है, आप उसको खरीद सकते हैं। और आपको बुक में सबसे बड़ी बात होगा कि बुक में आपको ढेर सारे एक्सरसाइज भी मिल जाएंगे। और हो सकता है कि कभी कभी हम लोग उस जगह पे भी फेल कर जाते हैं कि जो बातें बुक समझा सकती हो शायद हम लोग नहीं समझा सकते हैं। तो आपको कोई भी पॉइंट्स है ना डिट्टो नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने एज इट इज लिया है, कुछ कुछ एग्जाम्पल, ज़्यादातर केसेस में मैंने एग्जाम्पल को सिंपल एग्जाम्पल लेने का कोशिश किया है। मेरा मेन मकसद है समझाना, मेरा मेन मकसद है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना, आपके डाउट्स को क्लियर करना, आपको सिखाने का काम है मेरा। ना कि मैं डिट्टो वही बुक को ले आऊँ और बस केवल यहाँ पर पढ़ करके आपको बता दूँ हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ऐसे कोई भी कर लेगा, वैसे कोई भी किसी का भी बुक उठा लेगा और पढ़ पढ़ करके बता देगा, पढ़ पढ़ करके बता देगा। तो मुझे एक सजेशन आया है कि सर आप पूरा बुक को एकदम से लाइन बाय लाइन क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं? अरे भाई, मुझे लगता है कि हाँ वहाँ पर एग्जाम्पल अच्छा है, वो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो आप समझ जाएंगे। बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि उस एग्जाम्पल को
कुछ बच्चे, कुछ लोग समझ सकते हैं और कुछ लोग नहीं समझ सकते हैं। तो वैसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं अपने देखो समझा रहा हूँ वही चीज़, दोनों का डायरेक्शन सेम जगह है, लेकिन मैं आपको आसान रास्ते से ले जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा जाए। तो कभी भी आप ऐसा कोशिश मत कीजिएगा कि सर आप डिट्टो वही चीज़ क्यों नहीं बता रहे हैं, डिट्टो उसी का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल होता है भाई, अगर हम राम के जगह पे श्याम यूज़ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप ऐसा सजेशन मुझे ना दिया कीजिए, मुझे बहुत ख़राब लगता है। आपको चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही, आपको लॉजिक समझ में आ रही नहीं आ रही। आपको देखो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप एक्सरसाइज लगाओ। अगर बुक के एक्सरसाइज आपसे बनना शुरू हो गए तो समझ लीजिए कि आपने रूल रटा नहीं है, आपने चीज़ों को समझा है। सर ने समझाने का काम किया और हमने समझने का काम किया है। तो जो रूल रट रट के चलते हैं ना, ऐसे कलम से ऐसे पढ़ते हैं, हाँ बिटवीन BETWEEN बिटवीन, इसको बिटवीन बोलते हैं। ऐसे जो रट रट के चलेगा ना, उसका ग्रामर के एक्सरसाइज कभी सॉल्व नहीं होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक सजेशन और आया था कि सर आप एक कंसेप्ट को समझाने के लिए कम से कम 4-5 एग्जाम्पल दीजिए। अरे भाई इतने सारे, किसी चैप्टर में कम रूल्स है, किसी चैप्टर में रूल्स ज़्यादा है, और अगर हम एक ही कंसेप्ट के लिए 5-5, 6-6 एग्जाम्पल लेना शुरू कर दूँ ना, तो सोचो कि वीडियो का लेंथ कितना बड़ा हो जाएगा। तो क्या आप ऑफलाइन बैच में तो नहीं पढ़ रहे ना कि मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे दूँ, वीडियो बड़ा होगा, आप खुद ही नहीं देखना चाहेंगे, आप खुद ही आधा देख करके भाग जाएंगे, आपके पास खुद ही पेशेंस नहीं होगा उतना देखने के लिए। तो इसलिए एक एग्जाम्पल, मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी मेरा ऐसा होता है कि एक ही एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। तो 5 एग्जाम्पल ये ऑफलाइन क्लासेस में मैं दे सकता हूँ, ऑनलाइन में मुश्किल है, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो नहीं, इसका PDF नहीं, आप रेन एंड मार्टिन का बुक खरीद लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, सबसे अच्छी बुक होती है, एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो फिर से वीडियो को देखिए, फिर से रिवीजन इसको कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको प्रोनाउन अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।